चलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। सुप्रिया, निभा, अनीशा, लवली सभी को गुड मॉर्निंग। अनीशा, कुमार, आयुष सभी को गुड मॉर्निंग। चलो, नाउन में हम काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं ने। पिछले कुछ क्लास में हम लोग नाउन में सीखे थे कुछ कुछ रूल्स। चलो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, चर्चा करते हैं, बस 30 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं कि हम लोगों ने नाउन में क्या क्या सीखा है। बस इसी को याद करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, संजना गुड मॉर्निंग आपको भी। कुमार, आयुष सेम टू यू। चलो, पवन कुमार गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। नहीं, नाउन में हम लोगों ने सीखा था जात के आधार पे नाउन को 5 भागों में बांट करके, जात के आधार पे 5 भागों में बांट करके नाउन को हम लोगों ने सीखा था। और वो 5 भाग कौन सा था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और क्या? अवस्थिक नाउन। प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इसको भी हम लोगों ने डील किया था। कॉमन नाउन से कैसे आते हैं क्वेश्चन, कलेक्टिव, मटेरियल, अवस्थिक, ये सबसे क्वेश्चन कैसे एराइज किया जाता है एग्जाम में, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसका आइडेंटिफिकेशन भी देखा था कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कॉमन नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अवस्थिक नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इसके आगे जब हम लोगों ने बढ़ा तो सीखा नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर में भी हम लोगों ने सीखा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और उसी में हमने सीखा था कि हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है किसी भी नाउन को, इसको भी हमने सीखा था नाउन एंड नंबर में। इससे आगे हमने बढ़ा तो सीखा कि गणना के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, और वो है कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। फर्स्ट कंटेबल नाउन, सेकेंड अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। नहीं, नाउन विच इज काउंटेड। चलो, अब आगे इसी में हम लोगों को सीखा था अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, ऑयल है, राइस है, हेयर है, स्टार्स है, ये सब जो है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोगों ने किसमें रखा था? अनकंटेबल नाउन में रखा था। नहीं, अब इसी में हम लोगों ने सीखा था कि कंटेबल के अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल का लफड़ा होता है, जबकि अनकंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हम सीखते हैं नाउन में केस। नाउन में क्या सीखते हैं? केस। नाउन में सीखते हैं अब हम लोग केस। तो हेडिंग हमारा आज का रहेगा क्या? केस। क्या रहेगा? केस। नहीं, केस क्या है, इसी चीज को हम लोग सीखते हैं। केस से भी कॉमन ईयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। केस क्या है? तो नाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन का अवस्था बताता है केस। स्थिति बताता है, अवस्था बताता है नाउन का किसी भी सेंटेंस में, उसी को हम लोग कहते हैं केस। उसी को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। नहीं, जो क्या करे, नाउन की अवस्था को बताने का काम करे कि सेंटेंस में वो किस अवस्था में काम कर रहा है, सेंटेंस में वो किस अवस्था में काम कर रहा है, उसी को हम लोग केस के अंतर्गत पढ़ेंगे। नहीं, तो केस को अगर हम देखें तो 5 भागों में बांटा गया है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार इसे 5 भागों में बांटा गया है, और वो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नहीं नॉमिनेटिव केस, उसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और उसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं एक्यूजेटिव केस। थर्ड है आपका डेटिव केस, और 4 में आता है वोकेटिव केस, और 5th में हम लोग सीखते हैं पजेसिव केस। अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के
अनुसार देखा जाए तो केस को 3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर देखा जाए तो केस को 3 भागों में बांटा गया और 3 ही का यूज हमें सीखना होता है जहां से कॉमन एरर इराइज होता है नहीं, और वो है नॉमिनेटिव केस जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, आगे है ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग एक्यूजेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड है पजेसिव केस। इसी 3 का यूज हम लोग सीखते हैं और इसी 3 से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 5 आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार जो 5 भागों में बांटा गया है केस को, उसको हम डील करके आपको बता देते हैं। नहीं, अभी तक हम जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 भागों में बांट करके आपको पढ़ा रहे थे, तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार इसको 5 भागों में बांट करके हम आपको बता देते हैं। और फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ केस में बताएंगे कि कॉमन एरर कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल हम इसका आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं कि किसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे, किसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, किसको हम डेटिव केस कहेंगे, किसको हम वोकेटिव केस कहेंगे और किसको हम पजेसिव केस कहेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन सीखने के बाद हम जो है कॉमन एरर पे चर्चा करेंगे कि कॉमन एरर कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना। तो आप लिखेंगे केस का डिफिनीशन, द केस ऑफ अ नाउन, द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस द पोजीशन of that noun in a sentence is called case। ये आपका डिफिनीशन तैयार हुआ केस का, आप लिखते चलेंगे अपने कॉपी में। चलो अगर हम देखें इन इंग्लिश ग्रामर, तो लिख सकते हैं इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 केसेस, देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 5 केसेस। और वो 5 कौन कौन सा है, तो 1 में आप लिख सकते हो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं और वो हम है सब्जेक्टिव केस। वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। 2 में हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और इसी को एक और नाम से जानते हैं एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। 3rd में लिखते हैं डेटिव केस, और 4 में लिखते हैं वोकेटिव केस, और 5th में लिखते हैं पजेसिव केस, पजेसिव केस। 4th में लिखते हैं पजेसिव केस, क्या? पजेसिव केस। चलो इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, फिर हम डिटेल में इसको लिखवाएंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस क्या होता है, डेटिव, वोकेटिव, पजेसिव क्या होता है। समझिएगा, जब कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, जब कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन काम करे एज अ सब्जेक्ट, एज अ क्या? सब्जेक्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं या सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखते हैं। जब कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन काम करे एज अ सब्जेक्ट, तो
उसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। सभी को क्लियर है तो लिखेंगे क्लियर है, क्लियर है। नहीं सुना सुना कर देते हैं कमेंट बॉक्स। चलो सेकंड में कहता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन काम करे एज अ ऑब्जेक्ट। क्या काम करे? एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वो हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत, या इसी को हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। इसी को क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस। क्लियर है सर? वेरी गुड वेरी गुड, तब ना मजा आता है। हमको भी लगता है समझ में आ रहा है। क्लास में तो आपका आवाज गूंजता है, लेकिन यहाँ तो आवाज नहीं ना आता है। हमें तो कैमरा देख के पढ़ाना होता है। लगता है जैसे कोई है ही नहीं, सूना सूना सा लगता है दिल मेरा, नहीं ऐसा वाला माहौल हो जाता है। नहीं चलो क्लियर है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस कहेंगे। नेक्स्ट है डेटिव केस। डेटिव केस किसको कहते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन काम करता है सेंटेंस में एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम इसको कहते हैं क्या? तो डेटिव केस। इसको क्या कहते हैं? डेटिव केस। वोकैटिव केस किसे कहते हैं? तो वोकैटिव केस के अंतर्गत वैसे नाउन आता है जो संबोधन के लिए यूज किया जाता है। जो किसके लिए? संबोधन, यानी एड्रेस्ड वर्ड। क्या? एड्रेस्ड वर्ड। एड्रेस्ड वर्ड को हम कहते हैं वोकैटिव केस। एड्रेस्ड वर्ड को क्या कहते हैं? वोकैटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव केस। यही तो है मेन धरोहर आपका, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। इसको हम लोग नाउन में भी पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, दोनों में इसका चर्चा किया जाएगा। तो पजेसिव केस किसको कहते हैं? जो क्या करता है? पजेशन दिखाने का काम करता है नाउन में। नाउन के साथ पजेशन या रिलेशन दिखाने का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पजेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं। जो पजेसिव और पजेशन या रिलेशन दिखाने का काम करे, जो पजेशन या रिलेशन दिखाने का काम करे सेंटेंस में, उसे हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? पजेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं। अगर ये हो गया हो तो हम बारी बारी से बाय एग्जाम्पल सबको एक अच्छे ढंग से क्लियर करते हैं। इसको फटाफट आप लोग राइट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगर लिखा हुआ हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो यस सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, आया ना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं ना? चलो हेडिंग डालेंगे आप नॉमिनेटिव केस। हेडिंग में क्या डालेंगे? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हेडिंग में डालेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? अभी ना हम बताए थे कि जब कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, नाउन या प्रोनाउन, तो उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। चलो छोटी, बहुत लेट से जुड़ी हो छोटी, नहीं चलो छोटी कभी कभी चोटी पढ़ा जाता है वो। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। लिखिएगा
डिफिनीशन में वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ subject in the sentence is called nominative case. nominative case nominative case जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं ए में लुइस वर्क्स इन अ मैनेजमेंट कंपनी, इन अ मैनेजमेंट कंपनी। बी में लिखते हैं आई गो टू अ स्कूल डेली। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एक तो नाउन यहां पे है लुइस, और एक नाउन यहां पे है कंपनी, यहां पे प्रोनाउन है, यहां पे स्कूल नाउन है। बस आपको केस चुनना है कि नॉमिनेटिव केस में कौन सा रखा गया है। लाइन नहीं था, चलो। आपको क्या करना है कि नॉमिनेटिव केस चुनना है तीनों में। लिखते हैं रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। डी में लिखते हैं ही वर्क्स परफेक्टली। ही वर्क्स परफेक्टली। आप बताएंगे नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा नाउन है। देखो, एक यहाँ पे इसको रीडिंग, ये तो जेरंड है। जेरंड आता किसके अंतर्गत है? नाउन के अंतर्गत। आप लोग पढ़े हैं ना वर्ब में, ये क्या है हमारा? वर्ब फोर। अब वर्ब फोर है तो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, हम तो सब्जेक्ट के तौर पे है तो ये जेरंड हो जाएगा। जेरंड काम करता है या नाउन, पढ़ चुके हैं तो नाउन है, तो ये नाउन का आपको केस बताना है किस केस में है। आगे है हैबिट। हैबिट भी हमारा क्या है? तो नाउन है, तो ये प्रोनाउन हमारा मिला, वर्क्स परफेक्टली, एडवर्ब मिला, ये वर्ब मिला। अब बताओ सबका केस इसमें कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा है। नॉमिनेटिव केस में कौन नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? नहीं, चलो, मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है सही। लुइस हमारा काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट जब काम कर रहा है तो ये हमारा चला जाएगा किसके अंतर्गत? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत चला जाएगा। आई काम कर रहा है कैसे? तो एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट, तो ये भी हमारा चला जाएगा किसके अंतर्गत? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। रीडिंग भी काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट, तो ये भी हमारा चला जाएगा किसके अंतर्गत? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। ही प्रोनाउन काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। किसका? सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्टिव केस में जाएगा। सब्जेक्टिव केस का एक और नाम से जानते हैं और वो नॉमिनेटिव केस है, तो ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत चला आया। ये केस था नॉमिनेटिव केस। समझ में आया सभी को नॉमिनेटिव केस? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। कुछ लोगों का तो जवाब आ रहा है। अब आगे बढ़ा जाए।
रुक गया, चलो। कुछ नहीं करना है, देखो ये काम आप कर लो। हम यहाँ पे लिखे थे व्हेन और नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे आप नाम मिटा करके नीचे में लिख देना वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड, नॉमिनेटिव केस ना करके आप यहां पे कर दो क्या, ऑब्जेक्टिव केस। क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनीशन तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनीशन तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये डिफिनीशन तैयार हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस का। नहीं, अब हम नीचे वाला मिटाते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग इसको जो है चलो अब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव केस फाइंड आउट कर करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ए में लिखते हैं रोबोट डज नॉट ईट बर्गर्स। आपको बताना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस में कौन है, ऑब्जेक्टिव केस में कौन है। जैसे लिखते हैं माई गर्लफ्रेंड लाइक्स पिज्जा, और सी में लिखते हैं ही प्लेज फुटबॉल। जवाब देंगे ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन है, अलेक्स फॉलोज रोबोट, अलेक्स फॉलोज रोबोट। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन है, जवाब देंगे रोबोट फुटबॉल, रोबोट फुटबॉल, पिज्जा पिज्जा। चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है ना केस क्या होता है। चलो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इसी को एक और नाम से हमने लिखा था क्या, एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। और व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स, जब कोई नाउन या प्रोनाउन काम करता है एज अ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कोई सेंटेंस में, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो इसमें रोबोट सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये वर्ब हुआ यहां से यहां तक, और ये हमारा वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। हम क्लास में सिंटेक्स जब बताते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना तो आपको बताते ही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बताते हैं, जो क्या करे, क्या या किसको का जवाब दे। तो क्या पसंद करता है रोबोट, बर्गर पसंद करता है, तो क्या का जवाब क्या है, बर्गर। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। नीचे देखते हैं माई गर्लफ्रेंड, ये तो सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस। और ये हमारा हो गया वर्ब, और आगे आ गया वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। क्या पसंद करता है, तो पिज्जा, तो क्या का जो जवाब आता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो पिज्जा पसंद करता है, तो पिज्जा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। नीचे में देखते हैं ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो ये फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट निकल करके आया, क्या आया, ऑब्जेक्ट निकल करके आया। तो ये हमारा चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। अब यहां है अलेक्स फ्लॉज,
यहाँ सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्टिव केस में, ये वर्ब हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। चलो क्लियर है। एक प्रोनाउन वाला देख लेते हैं, लिखिएगा सी फॉलोज मी। बोलो ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा है, जवाब दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव केस में कौन है, बोलो। मी, वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन कौन सी भूमिका में है, ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारा चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। अब बताओ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का आइडेंटिफिकेशन आपको पता चला या नहीं चला, पता चला ना। पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, प्लेस देखेंगे, तब ना कॉमन ईरर सीखेंगे कि यहां से रिलेटेड कैसे कॉमन ईरर आएगा, यहां से रिलेटेड कैसे कॉमन ईरर आएगा, इसको भी डील करेंगे हम आगे। फिलहाल अभी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, प्लेस देखते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव केस पता चला हो, अब मिटा देते हैं इसको। आप लोग लिख लिए होंगे, ऐसा आशा करते हैं, लिख लिया ना, मिटा दूं मैं इसको, मिटा दूं ना। चलो अब हेडिंग में लिखेंगे 3 में डेटिव केस। डेटिव केस, डेटिव केस में भी कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो इसका डिफिनीशन। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज एन इनडायरेक्ट, बस जो जितना लिखा हुआ था उसके पहले ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट के पहले आप सिर्फ इनडायरेक्ट जोड़ दो। एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड डेटिव केस, इज कॉल्ड डेटिव केस। एक ऑब्जेक्ट होता है दो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस के अंतर्गत चला जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत चला जाता है। कहां चला जाता है, ऑब्जेक्टिव डेटिव केस के अंतर्गत चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, ए में वंदना ऑफर्ड मी टी। अब देखो कि यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, बी में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो कमेंट बॉक्स में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टी है, मार के भूता भगा देंगे तो लोग। The teacher gave the students few exercises. The teacher gave the students few exercises. बताओ दोनों में कौन सा जाएगा डेटिव केस के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का स्टूडेंट। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहचानना हम बताए थे। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है और वो दो तरीका ये है कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्लास में हम कितना बार बता चुके हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है।
तो जो क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो किसको का जवाब दे वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल करके आता है। बताए थे ना आप लोग को, जो क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसको का जवाब दे वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को कोई कोई बुक लिखता है कि लिविंग बीइंग जो होता है, सॉरी नॉन लिविंग बीइंग जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि लिविंग बीइंग जो होता है, लिविंग बीइंग ये हमारा चला जाता है कहाँ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। अब देखो ऊपर में कहता है वंदना ऑफर्ड मी टी, वंदना ने हमें ऑफर किया, क्या ऑफर किया, तो टी ऑफर किया। तो क्या का जवाब आया, जब क्या का जवाब आया तो ये हमारा चला गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत। और किसको, तो मी को, तो मी को तो किसको का जवाब मी भी आया। और देखो लिविंग बीइंग भी ये है, क्या है ये लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा डायटिव केस में। कहाँ आ जाएगा, डायटिव केस में। कहाँ चला जाएगा, डायटिव केस के अंतर्गत आ जाएगा। चलो क्लियर है सभी को। अब देखो द टीचर गेव द स्टूडेंट्स, तो किसको दिया एक्सरसाइजेज, स्टूडेंट्स को दिया। तो किसको का जवाब आया ये, तो किसको का जवाब आया था हमारा, ये निकल करके आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया डायटिव केस। ये क्या हो गया, डायटिव केस। और ये हमारा क्या दिया, तो फ्री एक्सरसाइजेज, कुछ जो है एक्सरसाइजेज बनाने के लिए, तो क्या का जवाब आया, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो ये ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आ जाता है। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आ जाता है। बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं। चलिए क्लियर है, फटाफट आप अपने कॉपी में इसे राइट डाउन कीजिएगा। कुछ देर का समय कुछ जो है आपको समय मिलता है, फिर हम आगे इसको इरेज कर देंगे। फटाफट लिखेंगे। सर क्लीन ना दिखता है, नेट प्रॉब्लम हो सकता है सर आप में, मेरे में बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। चलो क्लियर है सभी को, राइट डाउन कीजिएगा कि ऐसे घोष पर जो लिखे वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ये वाला ध्यान से देखिएगा, वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, और अपने कॉपी में साफ से, आपके पास तो स्पेस होगा ना, तो साफ से लिख लेना। हाँ मेरे पास स्पेस कम रहता है। चलो मैं आगे बढ़ूं। चलो मिटा देना। चलिए हेडिंग डालेंगे वोकेटिव केस, पॉजिटिव केस लास्ट में करेंगे। पॉजिटिव केस में बहुत कुछ समझना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखे हैं आप, सुपीरियर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो मैं तो नहीं समझा। वोकेटिव केस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ चलो वोकेटिव केस क्या लिखेंगे, वोकेटिव केस कितना है 4 नंबर ना, 4 वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का अगर हम डिफिनेशन, हमने बताया था वोकेटिव केस क्या है, एड्रेस्ड वर्ड है। क्या है, एड्रेस्ड वर्ड है। नहीं तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन, लिख सकते हैं द वोकेटिव केस, वोकेटिव द वोकेटिव केस indicates, the vocative case indicates a person being addressed directly by his or her name, by
हिज या हर नेम, चलो और आगे लिख लीजिएगा दिस नेम इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा, दिस नेम इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा, या फ्रॉम नहीं, बाय अ कॉमा कर लो, बाय अ कॉमा। चलिए ये हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग वोकेटिव केस फाइंड आउट कर करके बताएंगे। नहीं लिखते हैं जैसे मिस्टर विल, मिस्टर विल स्टूडेंट्स आर वेटिंग, students are waiting for you in the hall। आप बताएंगे कि इसमें वोकेटिव केस में कौन सा वर्ड है, वोकेटिव केस में कौन सा वर्ड है, हम कमेंट बॉक्स देख लेते हैं। चलो लिखो फटाफट। मिस्टर विल, मिस्टर विल जवाब आया है, कुमार आयुष, राहुल राज, मिस्टर विल। चलो फटाफट सभी लोग जवाब दें, कौन सा होगा सही या गलत हमें भी पता नहीं है। नहीं तो लिखते हैं आगे, चेयरमैन, चेयरमैन ऑल द लेटर्स वर पोस्टेड 2 days ago, 2 days ago। बताइएगा कि सेकेंड सेंटेंस में वोकेटिव केस के अंतर्गत कौन सा वर्ड है। चलो फटाफट जवाब दो, मैं इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस खत्म कर दूंगा, जल्दी जवाब। चलो राहुल राज चेयरमैन, निभा चेयरमैन, अनीशा चेयरमैन, सुप्रिया चेयरमैन, सभी का जवाब आ रहा है चेयरमैन। चलो वेरी गुड। देखिए मिस्टर विल, यहां देखो कॉमा से सेपरेटेड भी है, और ये सब्जेक्ट तो ये ना है, तो सब्जेक्टिव केस ही है हमारा हुआ। नहीं ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। ये अलग से एक वर्ड आया है, और ये वर्ड क्या है, तो संबोधन वाला वर्ड है। इसी नाम से इसको क्या किया जा रहा है, एड्रेस्ड किया जा रहा है। किससे, मिस्टर विल से। तो ये एड्रेस्ड वर्ड जो है, एड्रेस्ड वर्ड, ये एड्रेस्ड कहने का मतलब संबोधन, ये संबोधन वाला वर्ड जो होता है, ये हम वोकेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। नीचे में चेयरमैन, चेयरमैन करके संबोधन कर रहा है। सब्जेक्ट तो यहां में लिए हैं ऑल द लेटर्स, ऑल द लेटर्स कीजिएगा, ऑल द लेटर्स है, और ये हमारा वोकेटिव केस के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वोकेटिव केस के अंतर्गत। इसका यूज जो है आप नरेशन में भी पढ़ेंगे, इस तरह का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नरेशन में देता है, जिसका अलग नियम होता है बनाने का। जो लोग नरेशन पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा, नहीं तो इसका यूज हम लोग नरेशन में देखते हैं। चलो वोकेटिव केस का क्लियर है, सभी को क्लियर है तो एक बार लिखेंगे क्लियर है, क्लियर है। अरे भैया ये नाउन है ना चेयरमैन, चेयरमैन जो नाम लिया गया है वो नाउन है कि नहीं, तो नाउन या प्रोनाउन का ना केस आपको बताना है, अवस्था बताना है, इसलिए वोकेटिव केस के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए मिटा दूं मैं इसको, हो गया आप लोग का, हो गया तो मिटा देते। चलो हेडिंग डालो पजेसिव केस, पजेसिव केस हेडिंग डालेंगे पजेसिव केस।
चलो हम इंक डालते हैं अपने मार्कर में, तब तक हम लिखवाते हैं। आप लोग लिखो तो। पजेसिव केस, पजेसिव केस लिखिएगा। पजेसिव केस इंडिकेट्स, पजेसिव केसेस इंडिकेट मिस्टर बिल अभी आंसर कर रहे हैं। अ रिलेशनशिप ऑफ possession, a relationship of possession or belongings between two nouns or a noun and a pronoun। हो गया है। चलो हम अब एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग पजेसिव केस ढूंढ करके बताइएगा कि लिख दे डिफिनीशन। बोलो, लिख ही देते हैं। पजेसिव केसेस indicate a relationship of possession or belongings between two nouns and or a noun and a pronoun ये है हमारा पजेसिव केस का फीचर। पजेसिव केस का काम होता है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध या अधिकार दर्शाना। पजेसिव केस का क्या होता है काम? एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन या संबंध को दिखाना, स्थापित करना, उसी को हम कहते हैं पजेसिव केस। चलो रिपीट सर लिख दिए, ऊपर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। चलो अब हम एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बनाइएगा। रॉबिन्स हाउस, एग्जाम्पल में रॉबिन्स हाउस इज नियर द रिवर। आपको कुछ नहीं करना है, पजेसिव केस बताना है। जैसे लिखते हैं माई हाउस इज नियर द रिवर, इसमें आपको पजेसिव केस बताना है। सी में लिखते हैं हिज ब्रदर लिव इन सिटी। डी में लिखते हैं साउंड्स वाइफ हैज पास्ड अवे। चलिए कुछ नहीं करना है, आपको केस आइडेंटिफाई करके बता देना है। चलो फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। फटाफट लिखेंगे। नहीं आ रहा है कमेंट, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट, फटाफट लिखेंगे। कमेंट ही खत्म हो गया। चलो
चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रॉबिन्स है, इस नाउन का इसके साथ क्या दिखा रहा है, सब अधिकार दिखा रहा है या संबंध दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने यूज किया क्या, एपोस्ट्रोफी एस, ये हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत, पॉजेसिव केस के अंतर्गत। यहाँ पे देखो पॉजेसिव केस में कौन है, माई हाउस, ये अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, ये भी पोजीशन दिखा रहा है, तो पोजीशन दिखा रहा है, तो ये भी हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत, पॉजेसिव केस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, पॉजेसिव। ही हमारा क्या है, इस पे अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन, ये हमारा आ जाएगा पॉजेसिव केस के अंतर्गत। सॉन्स, वाइफ, वाइफ पे इसका क्या है, वाइफ के साथ रिलेशन दिखा रहा है, तो ये रिलेशन दिखाने वाला जो वर्ड है यही हमारा आ जाता है क्या, पॉजेसिव केस के अंतर्गत। आई होप कि सभी का क्लियर हो चुका होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस नहीं। अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ केस, कि केस का एप्लीकेशन क्या है, कॉमन एरर कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नहीं इसके आगे क्लास फिर कल कंटिन्यू हम करेंगे और उसमें सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ केस। आप लोग कहीं मत जाइएगा, फिर से लाइव हो जाइएगा कल 9:30 बजे से। कितने बजे से, 9:30 बजे से। 9:30 बजे से प्रीपोजिशन और देन फिर क्या आपका नाउन, फिर चलेगा नाउन। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग टेलीग्राम यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बता चुके हैं यूट्यूब चैनल नेम क्या है, अमित सर इंग्लिश से नहीं आएगा तो ब्रैकेट में नवादा लिख दीजिएगा, ऐसे अमित सर इंग्लिश सर्च कीजिएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो ब्रैकेट में नवादा लिखिएगा आ जाएगा। उसको शेयर और सब्सक्राइब जितना जल्द हो करके 1000 पूरा कीजिए। हाँ, यही आप लोग का मिशन है। तो आज का क्लास यहीं तक। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।